वेलकम दोस्तों, आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक खास विषय पर चर्चा करेंगे और यह चर्चा क्या है कि मद्रास का नगर नियोजन। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजों के काल में हमारे देश में अलग अलग शहरों का विकास हुआ और इन शहरों में जो इन मुख्य शहरों की बात हम लोग करेंगे वो मद्रास, कलकत्ता और मुंबई। तो दोस्तों, यहाँ हम लोग देखेंगे कि मद्रास का नगर नियोजन क्यों किया गया, किस तरीके से किया गया, इसकी विशेषताएं क्या थी। और दूसरा हम लोग यह भी देखेंगे कि इस नगर नियोजन के माध्यम से सामाजिक पृथक्करण, सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी यूरोपीय और भारतीयों में किस तरह से की गई, इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसको समझे बिना हम यह नहीं समझ सकते हैं कि अंग्रेजों के नगर नियोजन के पीछे वो उद्देश्य क्या था, वो किस तरह से अपनी सुप्रीमेसी, अपनी वरिष्ठता हासिल करने के प्रयास कर रहे थे। तो इस विषय को समझने के लिए दोस्तों हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई तो इनका मुख्य व्यापार क्या था? ये समुद्र पार व्यापार था। भारत से सामानों को इंग्लैंड में ले जाकर बेचना और इंग्लैंड के सामानों को भारत में ले जाकर बेचना। तो दोस्तों, हम लोग सोचते हैं कि शुरू से ही ये अंग्रेज क्या करते थे कि विदेशी माल को लाकर भारत में बेचते थे और उसका लाभ कमाते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। अंग्रेजों के आने तक भारत का उद्योग काफी विकसित था। इसके इतने उन्नत प्रोडक्ट थे, उसका मुकाबला किसी अन्य देश का, इंग्लैंड ही क्यों, किसी दूसरे देश का सामान नहीं कर सकता था। तो इन उद्योगों में सबसे मुख्य उद्योग जो था वो था वस्त्र उद्योग का। तो भारत में स्थिति क्या थी कि भारत में वस्त्र उद्योग अत्यंत ही विकसित था। तो अत्यंत विकसित क्यों था? क्योंकि यहाँ इस उद्योग से जुड़े कच्चे माल का उत्पादन होता था। कपास, तो कपास का उत्पादन भारत के बहुत बड़े भूभाग में बड़े पैमाने पर होता था और इसकी कपास की जो क्वालिटी थी वो किसी अन्य देश के कपास के क्वालिटी से उन्नत थी। दूसरी बात क्या थी कि यहाँ के कारीगर अत्यंत ही कुशल थे, वेल स्किल्ड। तो ये इतने अच्छे वस्त्र बनाते थे जिसका मुकाबला किसी देश में ऐसा नहीं था कि भारत को छोड़कर अन्य किसी देश में कपास का उत्पादन नहीं हो। अमेरिका में भी कपास का उत्पादन था और उससे भी इंग्लैंड लेते थे, लेकिन उनके पास इतना स्किल और हाथ से बने कपड़े। कहा तो ये जाता है कि ढाका का बना मलमल बांस के एक खोखले भाग में 100 मीटर से अधिक तक पैक हो जाते थे। इतने महीन, इतने पतले, इतने सुंदर कपड़े थे और ये कपड़े इंग्लैंड जाते थे। तो इंग्लैंड में इसको जो वहां के लॉर्ड, जो संभ्रांत परिवार के लोग थे, वही इनको खरीदना और इसका उपयोग करना एफोर्ड कर सकते थे। दूसरे लोग, सामान्य जन नहीं कर सकते थे। तो ऐसे दशा में इंग्लैंड आए थे भारत में व्यापार करने ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर। और इन भारतीय उद्योगों के लिए क्या था कि विदेशों तक सामान भेजने के लिए साधन उपलब्ध थे। अब क्या साधन हो सकते हैं, आप सोचिए कि इनके पास समुद्र परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए, अच्छे पोर्ट होने चाहिए। तो भारत में 2 पोर्ट बड़े मशहूर थे, एक तो गुजरात का सूरत का पोर्ट और दूसरा बंगाल का हल्दिया का पोर्ट। खैर, अभी हम हल्दिया को छोड़ देते हैं, हम चलते हैं। तो ये अंग्रेज क्या करते थे कि सूरत पोर्ट से ही अपना व्यापार करते थे। अब सवाल था कि ब्रिटिश माल भारत में अपनी जगह नहीं बना सकती थी। क्यों नहीं बना सकती थी? उसके 2 कारण थे। अब ये कारण क्या थे कि एक तो भारतीय वस्त्र इतने अच्छे थे कि उसके सामने इंग्लैंड के बने सामान अपना जगह नहीं बना सकते थे। दूसरी बात क्या थी कि भारतीय उत्पाद सस्ते थे। अब सस्ते क्यों थे? कच्चा माल यहाँ था और यहाँ
जो श्रम का मूल्य था वह अत्यंत ही कम था, कारीगर कुशल थे। तो ऐसे में अब इंग्लैंड के व्यापारियों के लिए, खासकर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यह संभव नहीं था। तो उन्होंने काम क्या शुरू किया कि भारत के बने माल को ही खरीद कर वो इंग्लैंड ले जाते थे। इस सारे जो माल बनते थे सबको इकट्ठा कर लिया, सबको खरीद लिया और ले जाकर वहां ऊंचे दामों में बेचा और भारी मुनाफा कमाया। लेकिन इस मुनाफे से ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज लोग संतुष्ट होने वाले तो थे नहीं। उनका मकसद था भारतीय उद्योगों को समाप्त करो, इसको किसी तरह कमजोर करो और उसके स्थान पर इंग्लैंड के उद्योगों में, कंपनियों में बने सामान को भारत में लाकर बेचो और भारत के राष्ट्रीय धन का दोहन करो। तो इसलिए शुरू में ये लोग क्या करते थे कि सूरत के बंदरगाह से काम करते थे, लेकिन अब सूरत से उद्योग तो इनका चल रहा था, व्यापार तो चल रहा था, व्यापार फल फूल भी रहा था, ये अच्छे लाभ भी कमा रहे थे। लेकिन इन लोगों ने खोज करना शुरू किया कि भाई उन क्षेत्रों में हमारा हस्तक्षेप हो, उन क्षेत्रों में हम अपनी शक्ति बढ़ाएं जहां कपास का उत्पादन भी होता हो और जहां बुनने की कला अधिक विकसित हो। तो ऐसे चीजों की खोज में ये लोग क्या किए कि मद्रास की तरफ कुछ किए। अब इनमें क्या था कि यहाँ जो मद्रास की तरफ बढ़ने लगे तो इनके मकसद क्या थे। तो पहला मकसद था कि कंपनी की गतिविधियां क्या होगी, दूसरी बात क्या थी कपास और बुनकरों की खोज हो जाए, और तीसरी बात थी कि इनका शत्रुता कहें, प्रतिस्पर्धा कहें या इनके बारे में भय कहें, तो फ्रांसीसी कंपनी भी इस इलाके में सक्रिय थी, तो फ्रांसीसियों से सुरक्षा भी हो जाए। तो इन तीनों बातों को देखते हुए इन लोगों ने क्या किया कि 1640 में पहली बार ये मद्रास में अपना व्यापारिक केंद्र खोल दिए, व्यापारिक चौकी खोली। और चौकी खोलने के बाद इसमें क्या किए कि वहां रहने वाली एक काला हस्ती नायक समुदाय रहते थे, वो भी व्यापार में लगे थे। तो उनसे खरीद कर इन लोगों ने वहां जमीनें हासिल की। अब काला हस्ती नायक लोग जो थे वो क्या थे कि वो व्यापारी थे, तो उनका यह मानना था कि अंग्रेजों के व्यापार के साथ मिलकर वो अपने लिए नए अवसरों का निर्माण करेंगे और अधिक से अधिक मुनाफा हासिल कर सकेंगे। तो इस तरीके से उन लोगों ने ये क्या किया कि यहाँ की जमीनें पर अंग्रेजों को आने दिया, उनसे जमीनें बेची और अब अंग्रेजों के साथ मिलकर वो व्यापार करने लगे। अब यहाँ क्या बना कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक एक किला का निर्माण किया। इस पूरे इलाके को, इस पूरे शहर को ऊंची दीवारों से, मजबूत दीवारों से घेर कर एक किला का निर्माण किया। तो किला का निर्माण ऐसा नहीं था कि बाहर से घेर दिया और अंदर में पूरा का पूरा मैदान है। अब अंदर में रहने के लिए इन लोगों ने अपने सुरक्षा कर्मियों के रहने के लिए क्वार्टर बनाए, अपने व्यापारिक अधिकारियों के लिए रहने के लिए क्वार्टर बनाए, अपने व्यापारिक माल के लिए इन लोगों ने क्या किया कि गोडाउन्स बनाए। अब यहाँ से जो कच्चा माल जाएगा उसके लिए भी गोडाउन हो, इंग्लैंड से जो बना हुआ माल आएगा उसके लिए भी गोडाउन, तो तमाम तरह के गोडाउन, सुरक्षा कर्मियों के लिए तमाम तरह के। लेकिन इन लोगों ने किया क्या गजब का काम कि कहा कि नहीं भाई, इस किला के अंदर किसी भारतीय को रहने की इजाजत नहीं। तो ये आपने सुना होगा एपार्थाइड सिस्टम, जिस तरीके से इन लोगों ने साउथ अफ्रीका में गोरे और कालों में भेद किया था, वही हाल यहाँ भी किया। गोरे और काले, गोरे लोग उसमें रहेंगे। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि केवल भारतीय को, केवल काले, केवल अंग्रेजों को उस व्हाइट सिटी में जो किला बनाया उसका नाम रख दिया व्हाइट सिटी। तो व्हाइट टाउन या व्हाइट सिटी कहें तो उसमें केवल अंग्रेज रहेंगे, उसमें डच रह सकते हैं, उसमें पुर्तगाली रह सकते, लेकिन भारतीय नहीं रहेंगे। तो यह क्या था कि यूरोपीय
नृसिंह जातियों और भारतीय नृसिंह जातियों में भेदभाव का एक अच्छा खासा अड्डा इन लोगों ने बना लिया। अब किला तो बन गया, वहां से इनका व्यापार भी चलने लगा, व्यापारिक गतिविधियां थी, वहां सारी व्यवस्थाएं कर दी और जो लोग वहां रहने लगे उनके जरूरत के हिसाब से वहां धार्मिक केंद्र यानी चर्चों के निर्माण हो गए, अच्छे सड़कों के निर्माण हो गए, जो अंग्रेजों को पसंद थे रात्रि भोजशाला यानी नाइट क्लब जिसको आप कहते हैं ना, तो नाइट क्लब बना लिए, वहां गोल्फ के मैदान बना लिए, वहां खेल के मैदान बना लिए, वहां जलसा घर बना लिया और इस तरीके के केंद्र ये बनाकर एक व्हाइट सिटी मद्रास में स्थापित किया। लेकिन दोस्तों इतना से इनका काम चलने वाला तो था नहीं। अगर केवल अंग्रेज रहेंगे तो अंग्रेज तो अपने को हिज हाइनेस मानते हैं ना कि हम काम के लिए नहीं बने हैं, तो फिर ये काम कौन करेगा? तो काम करने के लिए और बिना भारतीयों के मदद के इनका व्यापार चल नहीं सकता। अब चल नहीं सकता तो क्या हुआ कि भारतीय लोग भी उस किला के पास में अपनी बस्तियां बसाने लगे, क्योंकि ये ब्रिटिश व्यापार में सहयोगी थे। अब सहयोगी थे तो इसमें क्या होगा कि कुछ व्यापारी आ गए, कुछ एजेंट आ गए, कुछ कामगार आ गए, तो सभी श्रेणी के लोग जो ब्रिटिश व्यापार में सहायता कर सकते थे ये लोग बसना शुरू किए। लेकिन वहां बसते थे भारतीय लोग, और भारतीय लोग में केवल एक समूह के लोग नहीं, भारत के विभिन्न समुदायों के लोग उस क्षेत्र में बसने लगे। तो भारतीय लोग क्या थे? रंग से, चमड़ी से काले थे, तो इसको कहा गया कि ये क्या होगा कि ब्लैक टाउन होगा। और यह एक ऐसे तरीके से बनाया गया कि सीधी सड़कें बना दी गई, उसके दोनों तरफ इनकी बस्तियां बसने लगी। उसमें दुभाषिये थे, उसमें व्यापारी थे, उसमें एजेंट थे, उसमें तमाम तरह के लोग थे और तमाम तरह की सेवा देने वाले थे। उसमें धोबी थे, नाई थे, बुनकर थे और तमाम तरह के, ये ब्लैक सिटी बनी। लेकिन जब फ्रांसीसी हार गए तो फ्रांसीसियों के हारने के बाद से क्या हुआ कि ये लोग कहे कि भाई अब क्या करना है हमको। तो ये देखिए 18वीं शताब्दी के आरंभ में इन लोगों ने उत्तर दिशा में ये बसना। तो क्या हुआ कि अब अंग्रेजों को यह लगा कि भाई किले की निगरानी ठीक से नहीं हो सकती है, क्योंकि बस्तियां हैं। अब बस्तियों के पीछे से अगर कोई शत्रु, कोई आक्रमणकारी या कोई असामाजिक तत्व अगर किले की तरफ बढ़ता है, किला में कोई उत्पात करता है, तो उसकी निगरानी कैसे हो। इस सोच के साथ इन लोगों ने क्या किया कि पूरे के पूरे ब्लैक टाउन को डिमोलिश कर दिया, ढा दिया, और उसके सामने एक बड़ा सा खुला मैदान छोड़ा। क्यों भाई? ये किला के बुर्जों से ही इसकी निगरानी हो कि कोई व्यक्ति किला के तरफ बढ़ तो नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या हुआ कि ब्लैक टाउन तो ढह गया। अब 18वीं शताब्दी के शुरू में, लेकिन वहां जो लोग बसे थे, ब्लैक टाउन में जो लोग बसे थे, उनके बिना इस ईस्ट इंडिया कंपनी का काम या अंग्रेजों का काम कहें, इनका काम चल नहीं सकता, इनका व्यापार हो नहीं सकता, ये उनकी सहायता चाहिए। तो इन लोगों को कहा कि भाई आप दूर में जाकर बना लीजिए। तो क्या हुआ कि उत्तर की दिशा में जाकर फिर से एक ब्लैक टाउन बसा और ये लोग अपना घर बनाना शुरू कर दिए। अब ये जो घर बनाना शुरू कर दिए, अपने रहने के आवास बनाए। अब इसमें कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने व्यापार के माध्यम से या अपने कौशल के माध्यम से अधिक पैसे कमाए थे। तो उन लोगों ने अपने लिए घर बना लिए, अपने लिए मंदिर बना ली, अपने लिए सड़कें बना ली, अपने लिए स्कूल बना लिए। तो इन तमाम चीजों का अब इसमें क्या हुआ कि एक ब्लैक सिटी बसा। लेकिन ब्लैक सिटी का भी ऐसा इस तरीके से बसाया गया जिसमें, अच्छा, इस जो ये नई ब्लैक सिटी बनी उसके क्या थी कि गांव में जाने के, मतलब बस्तियों में जाने के, मंदिरों में के आसपास जो बाजार थे उसकी सड़कें अब सीधी नहीं थी, वो आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी सड़कें थी।
तो उसमें अलग अलग जातियों के अलग अलग मोहल्ले बना दिए। तो क्या हुआ कि चिंताद्री पेट एक गांव बसा या मोहल्ला कहें आप, ये क्या हो गया कि यहाँ केवल बुनकर रहते थे। उसी तरह से बासलेन पेट, तो ये बासलेन पेट में रंगसाज रहते थे जो कपड़ों की रंगाई, उस पर माड़ी चढ़ाना इत्यादि इत्यादि का काम करते थे। उसी तरह से रोयापुरम, यहाँ क्या हुआ, ईसाई समूह के लोग रहते थे। तो अब कंपनी में नौकरी करने की भी होड़ थी। अब भारतीय, जब एक कंपनी आगे बढ़ रही है तो भारतीय समूह के लोग भी इस कंपनी के साथ जुड़ने और उससे लाभ कमाने, अपनी आर्थिक स्थिति को, अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे थे। तो इसमें क्या हुआ कि तेलुगु के कोमाटी लोग, ये पाने वाले बेल्लार सबसे आगे थे। कंपनी में नौकरी के लिए ये बेल्लार का वर्ग सबसे आगे था। और तेलुगु कम्युनिटी समुदाय एक ताकतवर व्यवसायिक समूह था। तो वो ये क्या करते थे कि अनाज के व्यापार करते थे और इसके माध्यम से इन लोगों ने भी काफी अच्छे पैसे कमाए। अब क्या हुआ कि भाई जब इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, अब समुद्री व्यापार हो रहा है, तो इसमें और लोगों की जरूरत थी। तो पहले तो इनका व्यापारिक केंद्र कहाँ था, गुजरात के सूरत में। तो गुजरात के बैंकर्स भी अब चेन्नई के तरफ आ गए। वहां उन लोगों ने भी अपने रहने का, अपने काम करने का केंद्र स्थापित कर लिया। ये बैंकर्स है। तो अब बैंकर आ गए। अब पेरियार और बनियार, ये गरीब कामगार थे, वो लोग भी यहाँ पर आ गए। ये लेन में जा बसे। ये क्या हुआ कि ट्रिप्लिकेन में ये लोग जा बसे। अब क्या हुआ कि ट्रिप्लिकेन में एक क्या था कि आरा कोट के नवाब भी आकर बस गए। और जो ट्रिप्लिकेन पहले हिंदू धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, अब वहां मुसलमानों की बस्ती जरूरत से ज्यादा हो गई और यह एक मुस्लिम नगर के रूप में विकसित हो रहा था। अब क्या हुआ कि इसके पहले मइलापुर और ट्रिप्लिकेन हिंदुओं का धार्मिक केंद्र था। अब आगे चलकर क्या हुआ कि गार्डन हाउस के कंसेप्ट का विकास हुआ। अब ये गार्डन हाउस क्या थे, ये अंग्रेज लोग गार्डन को बहुत पसंद करते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, अच्छा अब क्या हो रहा है कि पहले तो बनाया कि नहीं भाई ये अंग्रेज जो होंगे वो कहाँ रहेंगे, व्हाइट टाउन में रहेंगे, यानी किला के अंदर रहेंगे। और जो भारतीय हैं, जो काली चमड़ी वाले हैं, जो काले लोग हैं, इनको किला के अंदर जगह नहीं दी जाएगी। तो पूरा का पूरा एक तरह से ये सेग्रीगेशन हुआ कि भारतीय किला के बाहर और अंग्रेज किला के अंदर। लेकिन जैसे जैसे जरूरत बढ़ती गई, अब ये क्या हुआ, अंग्रेज लोग भी किला से बाहर बसना शुरू हुए। तो ये लोग क्या करते थे कि गार्डन हाउस को पसंद करते थे। गार्डन हाउस कहने का मतलब ये था कि उनके घर के चारों ओर एक उद्यान होना चाहिए, खुली हवा होनी चाहिए, जिसके वो आदि भी थे। तो ऐसे में ये लोग अपना बाहर बसने लगे। तो बाहर जगह की कमी होने के कारण ये लोग बहुत दूर दूर जाकर, दूसरे जिला में जाकर बड़ी बड़ी प्लॉटें हासिल कर ली और वहां पर ये गार्डन हाउस बना लिया। तो अब क्या था कि जो भारतीय व्यापारी थे, बैंकर्स थे, दुभाषिए थे या व्यापारी थे, उन लोगों ने भी पैसे कमाए थे। तो उन लोगों ने भी अंग्रेजों के तर्ज पर ही अपने लिए गार्डन हाउस बना लिए, और वो भी शहर से दूर के भाग में जाकर। अब शहर से दूर के भाग में जाकर इन लोगों ने जो शहर बनाया, उसके पीछे एक कारण यह भी था क्योंकि इनके पास धन का अभाव नहीं था और ये अपने काम पर आने जाने का खर्च ये इफोर्ड कर सकते थे, उसका सहन कर सकते थे। इनके पास पैसे का अभाव नहीं था, जैसे अंग्रेजों के पास नहीं था, इनके पास भी नहीं था। लेकिन जो गरीब कामगार थे, मजदूर किस्म के लोग थे, वो तो ब्लैक टाउन में, किला के आसपास वाले इलाके में ही या गांव में रहना पसंद करते थे,
जहां से वे आसानी से अपने काम तक पहुंच सके। इस तरीके से क्या हुआ कि पहले तो व्हाइट टाउन के बाद में बना ब्लैक टाउन के बाद में कुछ ऐसी बस्तियां थी जिसमें काले लोग रहते थे। उन बस्तियों को पार करके, उससे भी दूर जा करके इन लोगों ने क्या किया कि फिर अंग्रेजों ने और समृद्ध भारतीयों ने अपने लिए बड़े भवन, गार्डन हाउस या जो भी कहें आप, तो उसका निर्माण कर लिया। तो क्या हुआ कि शहरों के बीच गांव आ गए। तो इस तरीके से मद्रास क्या बन गया कि एक उप शहर बन गया, मतलब सब रूरल सिटी। तो अर्बन तो था ही, शहर तो था ही, लेकिन उसके बीच बीच में गांव भी पड़ते थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने मद्रास का विकास किया कि उसमें अच्छा, अब क्या था कि व्हाइट टाउन की भी बात करें तो व्हाइट टाउन के दीवारें, बुर्ज, गुंबद ये क्या थे कि यूरोपीय डिजाइन में बनाए गए। तो इसके माध्यम से अंग्रेज यह भी प्रमाणित करने का कोशिश कर सकते थे कि स्थापत्य कला के मामले में भी अंग्रेज किसी से पीछे नहीं है, बल्कि वो तो ये बताना चाहते थे कि वो भारतीयों से कहीं बेहतर है। तो इस तरीके से एक ऐसा शहर बना जिसमें नियोजन तो था, लेकिन नियोजन के साथ साथ क्या था कि जातीय भेदभाव को स्थापित करने का प्रयास हुआ। और प्रयास ही क्यों हुआ, बल्कि एक तरीके से उसका यह पूरा भी हुआ कि भाई रंगाई का काम करने वाले अलग मोहल्ले में, बुनाई का काम करने वाले अलग मोहल्ले में, दुआसिये अलग मोहल्ले में, धोबी अलग मोहल्ले, तो इस कामगार अलग मोहल्ले में, हिंदू अलग मोहल्ले में, ईसाई अलग मोहल्ले में। तो इस तरीके से ये जातीय भेदभाव वहां कायम करने में सफल हुए। तो दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।